नो अंशुल, मुझे ये समर्स की मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम चाहते हो कि हम समर में शादी करें। क्योंकि बेबी अगर हमने अब भी शादी नहीं की तो फिर अगला मुहूर्त सीधा 7 महीने बाद है। और देखो मेरी तरफ, मैं उतना वेट नहीं कर सकूंगा। वेट तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ नहीं, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं बस। और उसके बाद हम सीधा यूरोप जा रहे हैं। हाँ। सिर्फ हनीमून के लिए नहीं, हम वहां पे परमानेंटली शिफ्ट होने वाले हैं। क्या हम अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ये प्लान बनाया कि मुझे इंडिया से जल्द निकलना है, तुमसे शादी करते ही बस। बेटा अब अपना हनीमून तू जेल में मनाना। तिवारी लेके चले इसे। सर एक सेकंड, आपको कुछ गलत हुआ कैसा? सर मैंने कुछ सर मैंने कुछ किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। सदरता तू ही है। तूने और तेरे गैंग के मेंबर ने इतने मर्डर्स किए हैं। सर आप क्या बोल रहे हो सर? और कौन है नरेंद्र तोमर? लूट का माल कहाँ है? कहाँ है लूट का माल? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ बस। आर्म्स डीलर है तू? सर तो मैं गन्स बेचने का धंधा करता हूँ सर, मेरे पास लाइसेंस है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंशुल ने कुछ नहीं किया। वैसे आप अंशुल की क्या लगती है? सर मैं उसकी मंगेतर। बच गई आप। एक कुख्यात अपराधी से आपकी शादी होने वाली थी। सर प्लीज। আমি তোমায় এতগুলো চিঠি লিখেছি, কিন্তু তবুও তুমি আমায় ফরিদাবাদ থেকে নিতে আসোনি। তাড়াতাড়ি আসো না মা, আমার তোমার কথা খুব মনে পড়ে মা। क्या छुपा रही? क्या छुपा रही? तेरी ये बंगला तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं, और मैं इतना जानता हूँ कि तू अपनी अम्मा को फिर से खत लिख रही थी। खुशबू रानी, गली कांधाई, चांदपुर। तेरा ये खत मैं डाक खाने तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल मैं तेरे लिए चने लाया हूँ। कल से तू चने बेचेगी। चल। इस बार चना का पैदावार 50 क्विंटल हुआ है। ये 20 क्विंटल पैसे क्यों दे रहा तू हमें? मैं आपको बताया था ना, बाकी का चना में घुन लग गया था। घुन लग गया है या सारा बेच के तू खा गया है? तुझको हमने रिश्तेदार समझा था और तू हमको धोखा दे रहा है। दादा कॉलर छिड़ दो, वरना क्या की कोरे नहीं भी तू ही की कोरे ना सच कर दो। आदेश छाड़ बोलो बस, छाड़ बोलो तो तू देख लेना। देख ले क्या मेरे को सच कर दो तो मेरे बोलोगे। क्या हुआ? साहब लगता है इंजन में कोई खराबी है, मैं चेक करता हूँ। पुलिस ने हाईवे रॉबरी में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक नामी ज्वेलर नरेंद्र तोमर और दूसरा सरकारी आर्म डीलर अंशुल मेहता। क्या वाकई ये दोनों इस रॉबरी के किंग पिंग है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया? अंशुल मेहता की मंगेतर शैलजा गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस पे गंभीर इल्जाम लगाते हुए ये लिखा है कि ये एक फेक इनकाउंटर था, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके मुताल्लिक उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है। पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है, वो असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए और अंशुल के खिलाफ साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसका फेक एनकाउंटर किया। सर अंशुल की मंगेतर पुलिस पर यह आरोप लगा रही है कि एनकाउंटर फेक है। देखिए, हमने एक SIT टीम का गठन किया है जो इस एनकाउंटर की जांच और हाईवे रॉबर्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सर वन मोर क्वेश्चन। इस केस ने जल्द ही ऐसा तुल पकड़ा कि पुलिस एनकाउंटर की सत्यता की जांच करना पुलिस महकमे के लिए बहुत जरूरी हो गया। जय सर। सर इनकाउंटर इसी जगह पे हुआ था। सर उन दोनों को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रहे थे, तब हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी। खराबी क्या हुई? सर कार्बोरेटर में कचरा था। सर उसके बाद मानना है कि नरेंद्र और अंशुल ये दोनों इस रॉबरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, किंग पिन थे। मतलब ये कि असली रॉबर्स अभी भी फरार है, जो नरेंद्र और अंशुल से कनेक्टेड हो। इनकी एक डिटेल पता करनी होगी। अच्छा
वो जो विक्टिम सर्वाइव कर गई होश में कब तक आ रही है? सर डॉक्टर्स का कहना है कि वो लेडी रिकवर कर रही है, लेकिन उसे होश कब तक आएगा सर ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस रॉबरी से पहले आगरा फरीदाबाद हाईवे पर 4 रॉबरी और हुई। डिटेल्स दिखाऊं की? ये देखिए सर, पिछले सभी वारदातों में कोई भी विक्टिम नहीं बचा था सर। और अजीब बात यह है कि हर बार क्राइम सीन से कुछ ना कुछ अजीब मिला था। पहली वारदात में क्राइम सीन से काफ़ी टॉय मिले थे, दूसरी में स्ट्रॉबेरीज, तीसरी में पेन और चौथी वारदात में क्राइम सीन से कच्चे आम मिले थे। लेकिन इस सबका इस रॉबरी से क्या कनेक्शन हो सकता है? इन रॉबरीज में विक्टिम को शूट किया गया था। अंशुल एक आम डीलर है, हो सकता है उसकी पिस्टल इस्तेमाल की गई। उसकी शॉप पर जितने भी गन है उन सबकी जांच करवाओ और पेपर भी चेक करवाओ। ओके सर। कोई नशा तो नहीं किया तूने? होश उड़ गए थे मेरे, अपनी आंखों से उसे जिंदा देख के आ रही हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी लाश को मैंने खुद ठिकाने लगाया था। सर, इस नरेंद्र के सीडीआर में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो एक फेक आईडी से लिया गया था। और अंशुल का नरेंद्र के साथ कोई कनेक्शन मिला? जी नहीं सर, अंशुल की शॉप में जितनी भी गन्स मौजूद हैं सबकी जांच करवाई, उनके पेपर्स भी चेक किए, लेकिन कोई भी गन रॉबरी में इस्तेमाल नहीं हुई है। हो सकता है जो गन रॉबरी में इस्तेमाल हुई हो वो अंशुल ने कभी शॉप पे रखी ना हो। और एक बात सर, ये अंशुल का फादर अभी जेल में बंद है और अंशुल की मंगेतर शैलजा एक ही बात बोल रही है कि ये एनकाउंटर फेक था। शैलजा से मिलते हैं एक बार। सर मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अंशुल एक ऑनेस्ट इंसान था, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं जुड़ा था। और अंशुल के फादर, मालूम है ना, अंशुल के फादर एक्सटॉर्शन, फिरौती, मर्डर के केस में पिछले 8 साल से अंदर है। सर अगर अंशुल के फादर जेल में थे तो इसका ये मतलब नहीं कि अंशुल क्रिमिनल था, और वैसे भी वो अपने फादर से बहुत पहले रिश्ता खत्म कर चुका है। तुम कब से जानती थी अंशुल को जो उसको लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो? 2 साल से, और मैं तभी से जानती हूँ कि उसके फादर क्रिमिनल है। उसके बाद भी मैंने उसके साथ दोस्ती की क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान था। तुम तो ऐसे। हेलो सर उस लेडी को होश आ गया है, इसकी फैमिली हाईवे रॉबरी में मारी गई थी। अच्छा लता जी, जब ये सब हुआ तो उस वक्त रॉबर्ट्स के साथ ये लोग भी थे? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उनका चेहरा ढका हुआ था सिवाय 2 पुलिस वालों के। पुलिस वाले? हाँ सर, 2 पुलिस वाले थे। उन्होंने ही हमारी गाड़ी रुकवाई। जैसे ही गाड़ी रुकी कुछ लोग फिर पीछे से आए, उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने हमें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला। उन्होंने मेरे पति को गोली मारी, फिर मुझे। अच्छा लता जी, वो जो 2 पुलिस वाले थे वो दिखते कैसे थे? उनके नाम क्या थे? नेम प्लेट देखी थी आपने उनकी? मैंने ठीक से नहीं देखा। क्राइम सीन पर कुछ कच्चे आम बिखरे हुए थे, आप कुछ उनके बारे में बता सकती हैं? वो कैसे आए? हाथ से के कुछ दूरी पहले ही हमने एक बच्ची से वो कच्चे आम खरीदे थे। सर वो बच्ची हमारी गाड़ी के नीचे आते बाल बाल बची थी, इसलिए हम उस बच्ची पर दया खाकर वो सारे कच्चे आम खरीद लिए थे। लता जी, ये जो बच्ची थी जिससे आपने आम खरीदे, ये क्राइम सीन से कितनी दूर पहले मिली थी आपको? सर लगभग 500 मीटर पहले। इस वारदात से पहले जिन वारदातों में क्राइम सीन से पेन, टॉय, स्ट्रॉबेरी मिले हैं, हो सकता है वो किसी हॉकर ने विक्टिम्स को बेचे हो या फिर शायद इसी बच्ची ने बेचे हो। मतलब सर आप कहना चाहते हैं वो बच्ची क्रिमिनल से जुड़ी हो सकती है? बिल्कुल, हो सकता है वो बच्ची क्रिमिनल्स के लिए रेकी करती हो। इसे लिया गया था। हो सकता है शैलजा अंशुल को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो और ये फोन कॉल चाल हो उसकी। बैकग्राउंड निकालो शैलजा की। ओके सर। सर नरेंद्र की कॉल रिकॉर्ड में जो फेक आईडी का नंबर मिला सर, उसमें एक चंद्रेश नाम के हीरा व्यापारी का नंबर मिला है। सर ये चंद्रेश है सर, इसका फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद है और ये कहाँ गायब हो गया ये भी नहीं पता चल रहा। मे भी चंद्रेश इस सब में शामिल हो। डिटेल निकालो इसकी। हाँ सर, इस लड़की को अक्सर मैंने एक बूढ़ा आदमी के साथ देखा है, वो वहीं पे सामान बेचा करती थी। बूढ़ा आदमी? हाँ सर। अच्छा, उसका कुछ एड्रेस वगैरह पता है? नहीं सर। अच्छा, तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो जिसे तुमने इस लड़की के साथ देखा? मैंने कहा ना मेरे बिना बाहर नहीं जाएगी।
क्यों आते थे उन नंबर से कॉल? ये देखो, चुप क्यों हो गई अब? बोलो किसके नंबर है ये सब? मुझे नहीं पता, लेकिन इन नंबर से मुझे कई बार ब्लैंक कॉल्स आए हैं। ब्लैंक कॉल्स? हाँ, और सिर्फ ब्लैंक कॉल्स ही नहीं, बल्कि कोई लड़का है जो मुझे हर रोज फोन करके परेशान करता था। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फोन करके परेशान करना बंद करो? समझ में नहीं आता तुम्हें? और सिर्फ कॉल ही नहीं करता था, बल्कि आए दिन मेरे घर के सामने गिफ्ट्स और लेटर्स छोड़कर जाता था। तो तुम ये कह रही हो कि ये सारे नंबर किसी सिरफिरे आशिक के, जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता था, तुम्हें गिफ्ट देता था, लेटर देता था, लेकिन तुम्हारा रॉबर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके साथ अंशुल का किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई लेना देना नहीं है सर, और ना ही मेरा। लेकिन हम उस आदमी से जरूर मिलना चाहेंगे जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता था, तुम्हें गिफ्ट देता था। वो गिफ्ट तो होंगे ना तुम्हारे पास? जी। चराज जी का कोई रिश्तेदार, फैमिली वाला? नहीं सर, वो तो यहाँ अकेले रहा करते थे। आप लोगों में से कोई जानते हैं उनके किसी रिश्तेदार को? अच्छा, जराज जी से यहाँ कोई मिलने आता जाता था? जी सर, 2 लोग अक्सर यहाँ आते रहते थे, पर हम उन्हें नहीं जानते। दिखते कैसे थे वो? स्केच बनवा सकते हो उनका? अब इतना ध्यान नहीं है सर। एक ऐसी बच्ची जो हमारी सस्पेक्ट है, ऐसी जगह से गायब है जहाँ पर एक बुजुर्ग का मर्डर हुआ है। पता करो बच्ची के बारे में। और बुजुर्ग से जैसे बंगला में लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसके एनवेलप पे अधूरा एड्रेस है। लेटर को ट्रांसलेट करो। ओके सर, ये वो गिफ्ट्स हैं जो कोई लड़का मुझे भेजा करता था। आखिर ये सब इन्वेस्टिगेट करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोग कुछ साबित नहीं करना चाहते। साबित आप करना चाहती हैं कि अंशुल उन रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हम आपकी बातों पे भरोसा क्यों करें? ये बात मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आप लोग इस केस को कोई गलत मोड़ देने की सोचना भी मत। उन पुलिस वालों ने मेरे अंशुल का फेक एनकाउंटर किया है, और ये बात मैं 1000 बार चीख चीख कर कहती रहूंगी। ये चिट्ठी बंगला भाषा में किसी खुशबू रानी के नाम पर लिखी गई है, और इस चिट्ठी में लिखा है कि उसकी अम्मी उसके खतों का जवाब नहीं दे रही है, ना ही उसको फरीदाबाद से आकर लेकर जा रही है। सर, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जयराज उस बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती रख रहा था? अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि ये बच्ची हाइबर रॉबर्ट्स के लिए रेकी करती थी, इसलिए हमारे लिए पता लगाना बेहद जरूरी है कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है। इस लेटर पे एड्रेस लिखा गया है खुशबू रानी गली गांधाई चांदपुर। प्रॉपर एड्रेस नहीं है, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने पहले भी बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। एक काम करो, पोस्ट ऑफिस में जाके पता करो कि फरीदाबाद से गली गांधाई चांदपुर के लिए पहले भी लेटर पोस्ट हुए हैं क्या। हो सकता है वहाँ से प्रॉपर एड्रेस मिल जाए। ओके सर। और हाँ, एक काम और करो, इस बच्ची का स्केच बंगाल और आसपास के राज्यों में सर्कुलेट करो, अखबारों में भी डलवाओ, शायद इस बच्ची को पहचानने वाला कोई आदमी सामने आए। ओके सर। हाईवे रॉबरीज और इतनी निर्मम हत्याओं के केस में लीड ढूंढती एसआईटी अब सोच रही थी कि एक बच्ची इतने खूंखार क्रिमिनल्स के गैंग का हिस्सा होगी, लेकिन वो बुजुर्ग कौन थे जिनके साथ वो बच्ची रह रही थी? उस बुजुर्ग की हत्या किसने की थी? और वो लोग कौन थे जिन्होंने उस बच्ची को पहले भी मारने की कोशिश की थी? और आखिर एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट का उस बच्ची से क्या वास्ता था जो उस बच्ची का स्केच अखबार में देख के वो कुछ बताया था इसने? ऐसा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये बच्ची उस वक्त कुछ नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैंने इसे एनजीओ में रखने का ऑर्डर दिया था। हाँ सर, 3 महीने पहले ये बच्ची हमारे एनजीओ में ही थी। तो फिर 3 महीने पहले बच्ची यहाँ से गई कहाँ? उसकी मौसी आई थी उसे यहाँ से लेके जाने के लिए, करीबन 3 महीने पहले। जब उसकी मौसी आई थी उसको लेने, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था? नहीं सर, मुझे लगा उसकी फैमिली आ गई तो मैंने उसे जाने दिया। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी के इशारे पे किया आपने ये सब? नो सर, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। उस लेडी की डिटेल दीजिए हमें। 98754389। नंबर तो बंद आ रहा है, जाहिर सी बात है नंबर फेक होगा, और एड्रेस भी। नाम क्या था उसका? सर, उसका नाम नफीसा था। फोटो दीजिए उसका। जी, ये इस एनजीओ के बारे में इंक्वायरी करो। नाजिया का कहना है कि किसी पुलिस वाले ने भी उसका रेप किया था। इस केस के तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। कैसे भी करके हमें पता लगाना है कि इस वक्त नाजिया है कहाँ। एकदम चुप, एकदम चुप। हमें प्लीज।
इसी फुटेज में शैलजा के साथ बात करते हुए भी दिखाई गए। नहीं सर, लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आदमी शैलजा का वही जिल्टेड लवर तो नहीं है जो शैलजा को ब्लैंक कॉल्स किया करता था और गिफ्ट्स भेजा करता था। पता करो ये आदमी कौन है। अंशुल मेहता और नरेंद्र तोमर के पुलिस एनकाउंटर को एक फेक एनकाउंटर कहने वाली शैलजा का अतीत क्या एसआईटी को वाकई कोई लीड देने वाला था? और एसआईटी नाजिया का अतीत जानने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी? क्या वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला था जो नाजिया का रेप कर रहा था? लेकिन काफी कोशिशों के बाद एसआईटी ने यह जरूर पता कर लिया था कि नाजिया 2 साल पहले पश्चिम बंगाल के चांदपुर इलाके से लापता हुई थी। करीब 2 साल पहले आप लोगों ने नाजिया की मिसिंग कंप्लेन फाइल करवाई थी। आखिर वो फरीदाबाद कैसे पहुंची, गायब कैसे हुई थी वो? हमको नहीं मालूम साहब। देखिए, एक लंबे समय तक नाजिया के साथ रेप किया जा रहा था। उसके बाद उसको एक एनजीओ में रखा गया जहाँ से नफीसा नाम की औरत उसको लेकर गई। एनजीओ वाले ने हमें बताया कि वहाँ उसने अपने आप को नाजिया की मौसी बताया था। ये है वो नफीसा। साहब ये नफीसा नहीं है, ये तो रूपा है। रूपा है, हमारे गांव में रहती थी और ये नाजिया की मासी नहीं है। ये तो नाजिया को जानती थी बस। ये रूपा आपके गांव में रहती कहाँ? यही पास में रहती थी साहब, लेकिन उसे सालों से किसी ने नहीं देखा। मतलब रूपा हमारी बेटी को लेकर भी हो सकता है। अच्छा, रूपा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप लोग? नंबर है उसका आपके पास? जहाँ उसे एक रिश्ता आया था, जिस रिश्ते को शैलजा ने बिना लड़के को देकर ठुकरा दिया था। हाँ, लेकिन इस सब का हमारे कैसे क्या कनेक्शन? कनेक्शन है सब, क्योंकि इंस्पेक्टर भोजराज कानपुर बैच का है और शैलजा ने जिस रिश्ते को ठुकराया था वो और किसी का नहीं, इंस्पेक्टर भोजराज का ही था। ये एक महज इत्तेफाक है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी 2 साल पहले शैलजा के साथ फिक्स कर दी थी। जब मैंने अंशुल को अरेस्ट किया मुझे नहीं पता था कि शैलजा उसकी मंगेतर है। लेकिन एक पुलिस वाले होकर तुम एक लड़की को स्टॉक कर रहे थे, ब्लैंक कॉल और गिफ्ट देकर उसे परेशान कर रहे थे। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा था, इसका कोई प्रूफ है आपके पास या फिर ऐसे ही बस? प्रूफ तो हमारे पास इस बात का भी नहीं है कि अंशुल मेहता का रॉबरी गैंग से कोई ताल्लुक था। तुम्हारे पास है कोई प्रूफ? सब खेल था तुम्हारा। अब तुम अपना क्या मान रहे हो या मनवाए हम? सर, मैं मानता हूँ, मैं उन रॉबर से गहने खरीदता था, लेकिन वो कौन है सर मैं नहीं जानता। वो मेरा फोन पे उनसे कांटेक्ट होता था, गहने लेकर आते थे, मुझसे पैसे ले जाते थे और जो बंदा आता था वो मुंह ढक कर आता था। सर देख, अगर तुझे इस रॉबरी केस से बचना है तो तुझे कहना होगा कि अंशुल मेहता नाम का एक आदमी है जो तेरे कांटेक्ट में है और वो उन रॉबर्स में से एक है। मुझे पता था कि नरेंद्र के जरिए मैं उन रॉबर्स तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अंशुल को अगर रास्ते से हटा दिया तो मैं शैलजा की जिंदगी में दोबारा वापस जरूर आ सकता हूँ। मैंने ही नरेंद्र को कहा था कि अंशुल का नाम ले, उसके बदले कोर्ट ले जाते वक्त मैं उसे भागने में मदद करूंगा। मिला था जिसमें हमें एक और हीरा व्यापारी चंद्रेश का नंबर मिला। इस चंद्रेश को मैंने ढूंढने के लिए कहा था। क्या अपडेट है इसकी? सर, खबरियों को इसकी तलाश में लगाया। खबरियों को तलाश में लगाया, बस हो गया? कैसे भी करके चंद्रेश मुझे अंदर चाहिए। और रूपा को कैसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? और रूपा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी पिन थे उनकी क्या अपडेट है? सर, उसकी भी तलाश जारी है। सर मैं नाजिया मिसिंग केस में बेंगलोर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को स्टडी कर रहा था। उस केस में एक एंगल ऐसा था जिसको बेंगलोर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं था। कैसा एंगल? कि दुबई के उस शेख के साथ नाजिया की शादी करवा दी थी तुम लोगों ने। किंतु सर, नाजिया तो लापता है। तो फिर दुबई के उस शेख ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे? ये नहीं बताएगा साहब, हम बताते हैं आपको। ये नाजिया का शादी वो दुबई के शेख के साथ कराने वाला था। सर हम क्या करते हैं? सर हमारे एक रिश्तेदार है आफाक, उसने हमारा सारा जमीन कब्जा कर लिया है। लाखों को जमीन तो कब्जा कर ही लिया है। कोर्ट के चक्कर मारते मारते ताने ताने का मोहताज हो गया था। मैं क्या करता सर? पैसों के लालच में तूने अपनी बेटी का सौदा कर दिया? कैसा बाप है रे तू? ये वही करने वाला था, लेकिन हम नाजिया का अच्छा चाहता था। बस हमारा माथा खराब हो गया था। क्यों? रूपा पे भरोसा कर ली। इसके लिए हम रूपा को बोला कि नाजिया को थोड़े दिनों के लिए अपने पास रख ले, लेकिन हमको क्या मालूम था साहब कि वो हमारी लड़की को हमसे इतना दूर लेकर जाएगी। नाजिया के माता पिता की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही थी। वहीं एसआईटी को जल्द ही चंद्रेश नाम के हीरा व्यापारी की एक लीड मिली
जो चोरी के गहने खरीदा करता था। सर मेरी बात मानिए सर, मैं किसी नरेंद्र तोमर को नहीं जानता सर। जिस फेक आईडी के नंबर से नरेंद्र तोमर को कॉल किया जाता था, उसी फेक आईडी के नंबर से तुझे भी कॉल किया जाता था। बोल कौन है वो जो तुम दोनों को कॉल करता था? सर वो तो जमीर और रुस्तम है। काम लेंगे ये दोनों। पकड़ो सबको। कौन है बच्ची? हमें नहीं मालूम सर, ये बच्ची तो जयराज के साथ रहती थी। जयराज भी तुम लोगों के लिए काम करता था ना? हाँ साहब। जयराज को क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा जयराज को। ये बच्ची तुम लोगों के चंगुल में कैसे फंसी? करीब 3 महीने पहले हम डकैती करके जंगल से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा कि एक बैग में से किसी का हाथ बाहर निकला हुआ था। हमने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें वो बच्ची थी और वो जिंदा थी। हमने उस बच्ची की जान बचाई थी और फिर उसे जयराज के साथ रख दिया था। जयराज हमारे लिए रेकी का काम करता था, जिसमें वो इस बच्ची को भी इस्तेमाल करने लगा। किसी भी मुसीबत में देखें, प्लीज पुलिस से संपर्क जरूर करें। लगभग 2.5 साल नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के बाद आखिरकार नाजिया को अपनी अम्मी को देखना नसीब हो पाया। लेकिन नाजिया के साथ हो रहे गुनाह तब शायद थम सकते थे जब नाजिया की सुनवाई एक मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही थी। अगर तब उसके साथ हुई ज्यादतियों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद हम एक बच्ची को ये उम्मीद दे सकते थे कि गुनहगार कभी बख्शे नहीं जाते। लेकिन इंसाफ में हुई देरी ने उसे और भी गहरे घाव दिए। ये बेहद ही अफसोसजनक है कि न्याय की दहलीज पे पहुंचने के बावजूद भी कई विक्टिम्स को अक्सर न्याय नहीं मिलता और कई बार सुनवाई में ही इतना वक्त बीत जाता है कि इंसाफ का कोई मायना ही नहीं रह जाता। इस विषय पे वाकई विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि हम इस वक्त कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।